हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बोर्ड की हेडिंग देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लेके आया हूं। जी हां, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, गेट सेट गो। जी हां, चैप्टर का नाम है सेट। और आज मैं इसके बारे में बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन लेके आया हूं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट। और सेट की सबसे खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए आप रेडी हो जाओ। इंट्रोडक्शन, जी हां। अब सेट की बात करें तो सेट की बात करने से पहले इसको किसने इन्वेंट किया उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन, एक्चुअली रशियन बोर्न मैथमेटिशियन थे, लेकिन ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जी हां, बिल्कुल, जॉर्ज कैंटर। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बताया गया है। जॉर्ज कैंटर, जिनको बोला जाता था कि ये इस सेट थ्योरी के ज्ञाता थे और इन्वेंटर भी थे, जिसने फंडामेंटल मैथमेटिक्स को एक नई सीमाओं को पार करके एक बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। मैं क्या बात कर रहा हूं? जॉर्ज कैंटर, जिनका जन्म 1845 में हुआ था। कब हुआ था? 1845। और मृत्यु हुई थी 1918 में। बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन, रशियन बोर्न लेकिन जर्मनी से बिलोंग करते। अब आप समझेंगे कि क्या है सेट। सेट को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सेट का इस्तेमाल कहां करना है। आप चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे क्लास 12th में, तो रिलेशन एंड फंक्शन में इस सेट थ्योरी का, इस फंडामेंटल थ्योरी का, इस फंडामेंटल मैथमेटिकल थ्योरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलस जैसे चैप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई, इस चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आज फंडामेंटल्स पर। किस पर? फंडामेंटल्स पर। कि क्या फंडामेंटल्स हैं। सेट थ्योरी मैथमेटिक्स की एक फंडामेंटल थ्योरी है, या मैं कहूं सेट थ्योरी इज नथिंग बट द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। लिख सकते हो, सेट थ्योरी इज नथिंग बट द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। और जॉर्ज कैंटर ने इस थ्योरी को इन्वेंट किया। ही वॉज द इन्वेंटर, और ही इन्वेंटेड सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। ही इन्वेंटेड, आप लिख सकते हो, ही इन्वेंटेड सेट थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। और इस सेट थ्योरी का मैंने क्या क्या बताया, कहां कहां इस्तेमाल करने वाले हो इन फ्यूचर। तो आप क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन में इस्तेमाल करोगे इसका आप। और भी बहुत सारी जगह, क्योंकि ये फंडामेंटल है मैथमेटिक्स का, इसलिए हर जगह लगभग सेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रिलेशन फंक्शन में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी, यस, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, उसमें इस्तेमाल करोगे आप। और कैलकुलस, मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है, उसमें डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। यानी हर जगह हम सेट का बहुत अच्छे से, खूबसूरती से इस्तेमाल करने वाले हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, की क्या होता है सेट, उसके पहले आप यह समझ लो और यह लिख लो, इसको छाप लो बिना देरी किए, जल्दी। तो तुम लोगों ने इसको छाप लिया, ठीक है। अब क्या है, मैं आपसे बात करने वाला हूं डेफिनेशन की, सेट की। तो आप बहुत खूबसूरत सी डेफिनेशन, जो किताब एनसीईआरटी में भी दी गई है, उसको पहले लिख लो। क्या है डेफिनेशन? हेडिंग लगाएंगे डेफिनेशन। और डेफिनेशन सबसे पहले आपको समझना है, इसमें आई आता, ई आता, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूं। आप इसको लिख लो। डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन क्या है? इट इज नथिंग बट नथिंग बट कलेक्शन। किसका? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट नहीं, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। अभी समझाऊंगा इसका मतलब, बहुत खूबसूरत। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और उन्हीं ऑब्जेक्ट को स्लैश लिख कर दो एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स। अगर मैं एक साथ कर दूं तो उसी को मैं कहता हूं सेट।
जैसे क्या आपने फोटोकॉपी करवाई? कभी करवाई होगी। अब आपसे जब भी कहीं फोटोकॉपी मांगते, जैसे मैं कभी अपने लिए जॉब के लिए गया था तो वहां उन्होंने बोला था आपको आपकी सारी मार्कशीट, ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी से लेकर जो भी आपने किया है, पीएचडी से लेकर या बीएड एमएड जो भी आपने करी है, उन सब की मार्कशीट की फोटोकॉपी के 2-2 सेट चाहिए। 2-2 सेट का मतलब क्या था कि आपको एमएससी की एक कॉपी एक जगह रखनी है और एक और कॉपी एक और जगह रखनी है, उन सबके बंडल्स बनाने और सेट बनाना है। सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, लेकिन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी एक ही सेट में डाल दी, नहीं ना। अब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल से समझोगे तो खूबसूरत समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। अब क्या है एग्जाम्पल में, अगर मैं बात करूं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिपीटेशन नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10th की मार्कशीट जब आप एक सेट में अरेंज करते हो, 10th की मार्कशीट जब आप सेट में अरेंज करते हो तो 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी एक सेट में नहीं डालते। आप एक सेट में एक कॉपी डालते हो 10th की, तो दूसरे सेट में भी एक कॉपी डालते हो 10th की, यानी एक ही सेट में दोनों 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी नहीं आ सकती। ऐसे ही सेट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट, हर ऑब्जेक्ट उस सेट का, हर एलिमेंट, हर ऑब्जेक्ट अपने आप से या एक दूसरे से अलग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मेरी, पुनीत सर, निशा और नवनीत सर, ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इस पर्टिकुलर कलेक्शन को, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को, जिनको मैंने एक साथ रख दिया एक ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, इसी को मैंने खूबसूरत नाम दिया सेट। और सेट को किसी भी अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट में हम डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, तो सेट ए हमारे पास एक्स वाई जेड होगा, बहुत खूबसूरत, लेकिन ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाना है, आपको करली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट के भी बहुत सारे मतलब हैं, तो मैं बताऊंगा इनके मतलब क्या होते हैं, लेकिन अभी खूबसूरती से ये समझो कि सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब, अब अगर मैं कहूं कि सेट है हमारे पास, बी सेट है हमारे पास, जिसमें मैंने लिख दिया एक्स एक्स वाई जेड ए बी, तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, ये कभी भी सेट नहीं कहलाएगा। तो इस सेट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट को एक बार लेना है, यानी अब ओरिजिनलिटी में ये सेट नहीं है, सेट बनने वाला है एक्स वाई जेड ए बी एंड दिस इज कॉल्ड सेट। मतलब हर एलिमेंट को मैं एक ही बार इस्तेमाल करूं, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हर एलिमेंट एक सेट के अंदर अपने आप से या एक दूसरे से अलग होना चाहिए। समझ में आया क्या? दिमाग में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल लेता हूं और इसको खत्म करता हूं फिर मैं। जैसे आपने कहा 1 2 3 4 5, ये भी सेट है। यस सेट है, क्योंकि यहां पर हर एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, अलग है और रिपीटेशन नहीं है। अब एक खूबसूरती और बता देता हूं सेट की, कि सेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स वाई जेड और मैंने एक और सेट बोल दिया ए, जिसमें मैंने बोल दिया जेड वाई एक्स, तो ये दोनों सेट आपस में अलग नहीं होंगे। मतलब समझ में आ रहे हो? सीक्वेंस की कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप सीक्वेंस कैसा भी रख सकते हो, बस सेट के एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये सेट और ये सेट दोनों डिफरेंस में नहीं है, बस डिफरेंस काय का है? इनके अरेंजमेंट का। और सेट में अरेंजमेंट की खूबसूरती अलग है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने अगर अरेंजमेंट कैसा भी करा हो, उससे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से छाप लो उसको। ओके, तो आप लोगों ने छाप लिया होगा। अब हमारे पास एक स्टूडेंट था, बहुत खूबसूरत स्टूडेंट। उसने बोला सर एक बात बताइए। मैंने कहा बताइए भैया। तो उसने कहा सर, अगर मैं कहूं कि क्या सेट हो सकता है, ये वाला सेट हो सकता है? उसने बोला हाँ। मैंने पूछा बताओ क्या है? तो उसने बोला सर क्या ये सेट हो सकता है? गुड पीपल इन भोपाल, गुड पीपल इन भोपाल, क्या ये सेट हो सकता है? तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, ये सेट तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? मैंने कहा कि ये गुड पीपल इन भोपाल वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ध्यान रखना, द सेट इज ओनली द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर वेल डिफाइंड। इसलिए बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने लिखवा तो दिया, लेकिन वेल डिफाइंड सेट होना जरूरी है। वेल डिफाइंड मतलब
आपके लिए भी सेट वही, मेरे लिए भी वही सेट। इसका मतलब गुड पीपल इन भोपाल में गुड पीपल मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं और आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आपके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरे लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 होल नंबर, और आपके लिए भी 0 1 2 3 4। इसका मतलब सेट की डेफिनेशन में हल्का सा चेंज है। कुछ बच्चे हमेशा पढ़ने में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन वेल डिफाइंड की बात छोड़ देते हैं वो। और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए जब वो सेट की बात करेंगे, उस सेट की बात करेंगे, तो वो वेल डिफाइंड होगा। मतलब मेरे लिए गुड पीपल इन भोपाल अलग होंगे, तुम्हारे लिए गुड पीपल इन भोपाल अलग होंगे। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं इसलिए मैंने भोपाल वाला एग्जांपल लिया, आप इंदौर का ले सकते हैं। बैड पीपल इन भोपाल, ब्यूटीफुल पीपल इन भोपाल। मेरे लिए ब्यूटी का डिफिनेशन अलग है, आपके लिए ब्यूटी का डिफिनेशन अलग है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सेट मेरे लिए वो सेट ना आपके लिए आपके लिए वेल डिफाइंड है, मेरे लिए वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूनिवर्सली हर एक व्यक्ति के लिए अगर वो सेट वेल डिफाइंड होगा तभी वो सेट कहलाएगा। सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट विच आर वेल डिफाइंड। या मैं एक और डेफिनेशन है खूबसूरत, फाइनल डेफिनेशन कट करके लेके आऊं तो आपको बोल सकता हूं सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ set is nothing but the collection of well defined objects एंड एलिमेंट्स। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और इस लेक्चर को एंड करूंगा। कुछ एग्जाम्पल दूंगा और इस लेक्चर को एंड करूंगा। ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, पहला लेक्चर है तो ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, 10-15 मिनट 10-12 मिनट का बना रहा हूं। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। अभी रुक जाओ, एग्जाम्पल से खत्म करूंगा इसको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स की, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो सेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर इसकी पूरी सीरीज लेके आऊंगा मैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, एंड नहीं और एलिमेंट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है। और वेल डिफाइंड होना जरूरी है, मतलब गुड पीपल इन भोपाल मेरे लिए तो वेल डिफाइंड है लेकिन आपके लिए नहीं है। और ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया, खूबसूरत पीपल इन इंडिया कैसे हो सकते हैं आपके लिए वेल डिफाइंड। मेरे लिए खूबसूरती अंदर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, कोई चेहरे से खूबसूरती हो सकती है, किसी की हैबिट से खूबसूरती हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति के लिए उस खूबसूरती के मायने अलग हैं। इसका मतलब यह सेट वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यह सेट वेल डिफाइंड था। मेरी फैमिली के अंदर मेंबर्स आपके लिए भी वही रहेंगे और मेरे लिए भी वही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है। तो इसके बाद है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, आपकी एनसीईआरटी के मेरे ख्याल से 210 दिया हुआ है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, ये भी वेल डिफाइन है। लेकिन ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया या गुड पीपल इन इंडिया ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं है। तो उसने पूछा कि कौन से सेट होंगे, तो ब्यूटीफुल पीपल BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट है? नहीं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट तभी होगा जब मेरे लिए और आपके लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। बच्चों गलती नहीं करनी है। और चौथा है लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 100, है ना। और कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 100, यस ये भी वेल डिफाइंड है। लेस देन 100 ये भी वेल डिफाइंड है। लेस देन 100, खूबसूरती, मजा आ गया, एक नंबर। और इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। और तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्लास 11 की बहुत खूबसूरत सीरीज लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।